कांग्रेस जिससे बहुत लंबा रिश्ता था, उसे छोड़कर आपने जनता के बीच एक नई पार्टी के बैनर तले पहुंचने का मन बनाया, फैसला किया। आखिर ऐसा क्यों किया? कांग्रेस पार्टी ने बड़े कुछ ऐसे स्थितियां पैदा करी कि देश में विकल्प ही पैदा नहीं होने दिया। मुस्लिम समाज के होने के साथ साथ आपके सामने बहुत विकल्प थे। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल, ये तमाम ऑप्शन थे, तो उन ऑप्शंस पे विचार क्यों नहीं किया? इन लोगों ने सिर्फ चेले पैदा किए, इन लोगों ने नेता नहीं बनाए। अब्दुल पंचर ही बना सकता है ये तक कहा जाता है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 11 सालों में तो नहीं हुआ। पुष्कर सिंह धामी की सरकार कमजोर तबकों के लिए मेहनत कर रही है, नई नई योजनाएं आ रही हैं, और आप सीधे तौर पे सरकार को निशाना बना रहे हैं। देखिए, ये तो वो एक कहावत है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को पारसी क्या। लेकिन हमारी जो पहचान माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में गई है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। खास तौर पे हिंदू मुस्लिम से बहुत बड़ा जो एक यहाँ पे जहर पनप रखा है, वो देसी पहाड़ी का है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक मिनिस्टर था देसी, प्रेमचंद अग्रवाल की, उस तक को भी हटा दिया गया है, मदन कौशिक को निपटा दिया गया है। आपके पास ना सांसद हैं, ना विधायक हैं, ना कोई वरिष्ठ नेता है, ऐसे में आप सफलता की उम्मीद कैसे करें? कितने विधायक, कितने सांसद जन अधिकार पार्टी के संपर्क में चल रहे हैं। अभी तो इन दोनों पार्टियों की जो है बहुत सारी राजनीतिक जमीन खिसकने वाली है। कांग्रेस में इतनी बुराइयां आप बता रहे हैं, तो कहीं पर्दे के पीछे सत्ताधारी दल से तो कोई गठबंधन नहीं? किसकी बात कर रहे हो? कौन कांग्रेस? वही तो भाजपा है। वो तो राहुल गांधी ने बहुत टाइम पहले कह दिया था, कई महीने पहले कहा था कि कांग्रेस के अंदर आरएसएस है। नमस्कार। उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तमाम राजनीतिक दल और सत्तारूढ़ दल चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू है। ऐसे में मुख्य धारा के राजनीतिक दल कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल अपने अपने दावे और अपने अपने मुद्दे लेकर जनता के बीच में है। लेकिन 2027 का चुनाव उत्तराखंड में लगता है एक बड़ा घमासान देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत लंबे वक्त तक कांग्रेस में रहे एक नौजवान आज़ाद अली अल्पसंख्यक पॉलिटिक्स में उत्तराखंड का केंद्र बिंदु हैं। आज़ाद अली, जिन्होंने खुद एक राजनीतिक दल का गठन किया है जिसका नाम है जन अधिकार पार्टी। बहुत लंबे वक्त तक कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि 2027 के लिए गांव-गांव जा रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो मुख्य धारा की पार्टियों से नाराज हैं या जनता की आवाज़ बनना चाहते हैं। आज़ाद अली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आज आपके चैनल पे आने का मौका मिला है। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को, आपके पूरे चैनल को सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। 2027 का बिल्कुल लगभग बज चुका है। कांग्रेस जिससे बहुत लंबा रिश्ता था, उसे छोड़कर आपने जनता के बीच एक नई पार्टी के बैनर तले पहुंचने का मन बनाया, फैसला किया। आखिर ऐसा क्यों किया? देखिए, इंसान के पास सबसे कीमती उम्र जो होती है वो 18-20 साल से लगा के 40 साल के आसपास की होती है। और वो एक आज़ाद अली मैंने ही नहीं, हमारे ऐसे पता नहीं कितने लाखों लोग हैं, लाखों युवा रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जवानी देश की सबसे बड़ी पार्टी जो एक टाइम पे रही है, सबसे ज़्यादा राज किया है, कांग्रेस पार्टी को दे दिया उन्होंने अपना पूरा जीवन। उसमें से एक हम भी रहे। लेकिन वही है कि पूरे साल पढ़ाई करके रिजल्ट 0 रहा। तो कांग्रेस पार्टी ने
बड़े कुछ ऐसे स्थितियां पैदा करी कि देश में विकल्प ही पैदा नहीं होने दिया। और सिर्फ जब विकल्प पैदा नहीं होने दिया तो जाहिर सी बात है, जो भी लोग उस पार्टी से जुड़े रहे, हम या हमारे ऐसे लाखों लोग, उनके साथ अन्याय हुआ। तो देश में न्याय की जो शुरुआत होनी चाहिए देश की आज़ादी के बाद, वो आज तक न्याय की राजनीति हो ही नहीं पाई। तो हमारी पार्टी जो हमने बनाई है, जन अधिकार पार्टी का जन्म हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हुआ है कि सबसे पहले राजनीति में भी न्याय होना शुरू हो। और जब तक न्याय नहीं होगा, अच्छे लोग राजनीति में आगे नहीं आ सकते। और जब तक राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे तो बदलाव संभव ही नहीं है। तो हमारी जन अधिकार पार्टी का लक्ष्य है देश में एक बदलाव लाना। तो आप कहने को तो राष्ट्रीय पार्टी हैं, लेकिन शुरुआत आप उत्तराखंड से कर रहे हैं। तो जन अधिकार पार्टी के मुख्य मुद्दे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या होंगे? और 2027 में पंजाब में भी चुनाव है, उत्तराखंड में भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। तो क्या आपकी पार्टी सिर्फ उत्तराखंड में चुनाव की तैयारी में जुटी है या अन्य प्रदेशों में भी आपका मन है? देखिए, आने वाले वक्त में जहाँ जहाँ चुनाव होंगे, लगभग जब पार्टी नेशनल लेवल पे बनी है तो देश के सभी राज्यों में पार्टिसिपेट किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अभी हमारी पार्टी सिर्फ सक्रिय उत्तराखंड में ही है, उत्तर प्रदेश में पार्टी सक्रिय है। प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ जिलाध्यक्ष बहुत सारे बने हैं, ग्राउंड पे काम हो रहा है, धरातल पे काम हो रहा है। जो जनता चाहती है बदलाव, उस बदलाव के लिए काम हो रहा है। और बात जैसे आपने उत्तराखंड की करी, उत्तराखंड में खास तौर पे हमारी पार्टी हरिद्वार जिला और देहरादून जिला में सक्रिय तौर पे काम कर रही है। इसके पीछे जो उत्तराखंड के लगभग 25 साल बने हो गए उत्तराखंड को, लेकिन उत्तराखंड का आज तक ना तो कोई एक जो तरीके से उत्तराखंड का ढांचा ही बन पाया, और उत्तराखंड को ना ही दोनों पार्टियां मिलके, कांग्रेस हो या भाजपा हो, आज तक ये जनता को भरोसा नहीं दिला पाए कि वाकई में उत्तराखंड के लिए या उत्तराखंड वासियों के लिए कुछ करना चाहते हैं। ना तो आज तक गैरसैंण को इन्होंने सिर्फ मुद्दे तक बना के रख रखा है, गैरसैंण को स्पष्ट नहीं कर पाई कोई पार्टी भी। और ना ही उत्तराखंड के लिए कोई ऐसी पॉलिसी आज तक तैयार हो पाई जिस पर उत्तराखंड के लोग गर्व महसूस करें। आज दोनों पार्टियों का इतिहास उठा के देख लो, दोनों पार्टियों ने सिर्फ और सिर्फ अपने अपने हिसाब से उत्तराखंड को चलाने की कोशिश करी है, लेकिन उत्तराखंड आज तक भी कर्जे पे चल रहा है। उत्तराखंड दिन प्रतिदिन कर्जे में डूबता जा रहा है। उत्तराखंड एक हमारा टूरिज्म प्रदेश है, टूरिज्म स्टेट है। हमारे प्रदेश में बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनको हम टूरिस्ट पॉइंट के रूप में पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं और एक अच्छा संदेश दे सकते हैं। और पूरे देश के टूरिस्ट यहाँ पर आकर हमारे प्रदेश का कर्ज उतारने के साथ साथ हमारे प्रदेश को खुशहाल प्रदेश भी बना सकते हैं। लेकिन हमारे प्रदेश की राजनीति जो है, जब से उत्तराखंड बना तब से ही जो है, सिर्फ कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों ने धर्म के नाम पे और देसी पहाड़ी के नाम पे घुमा रखी है। आप माइनॉरिटी समाज से आते हैं, एक मुस्लिम है, तो मुस्लिम समाज के होने के साथ साथ आपके सामने बहुत विकल्प थे। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल, ये तमाम ऑप्शन थे। तो उन ऑप्शंस पे विचार क्यों नहीं किया? चाहे कांग्रेस हो और चाहे जैसे आपने बसपा की बात करी या सपा की बात करी, पूरे देश का इतिहास उठा के देख लो, जब से देश आज़ाद हुआ तब से लगाकर इन सारी पार्टियों को, अगर मुस्लिम समाज की बात करते हैं, इनको देते ही आ रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने सिर्फ चेले पैदा करे, इन लोगों ने नेता नहीं बनाए। तो इन लोगों ने बदलाव के लिए लीडर नहीं बनाए। तो जब इन लोगों ने कोई बदलाव ही नहीं लाना है और इन्होंने सिर्फ चेले पैदा करने हैं, लीडर पैदा नहीं करने हैं, तो वो किसी भी विकल्प के साथ संभव नहीं था। अब हमने देश में एक लीडरशिप खड़ी करनी है। एक जो मुसलमान समाज का राजनीतिक वजूद जीरो हो गया है, उस राजनीतिक वजूद को दोबारा से खड़ा करने की जरूरत हमने समझी है और उसकी जरूरत है देश में। क्योंकि अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं, देश जब आज़ाद हुआ तब की बात हम करते थे, हिंदुस्तान में हमारे समाज की, मुस्लिम समाज की 567 रियासतें थी।
567 रियासतों का के मालिक आज पूरे हिंदुस्तान में एक दो रियासत के अलावा किसी रियासत का जिक्र तक नहीं आता। हमारे देश की जनता को यह ध्यान देना चाहिए कि हमारे देश के खास तौर पे मुसलमान समाज को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हमारी 567 रियासतें थी और 567 रियासतें होने के बावजूद भी आज पूरे देश का मुसलमान सिर्फ और सिर्फ लेबर क्लास पे आके खड़ा हो गया और आज तक 567 रियासतों के मालिक को किसी ने लीडर नहीं बनाया, सिर्फ चेले बनाए हैं। तो आज हमारे देश की जनता को इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि हम जिस पोजीशन में आज खड़े हैं, जहां हम आज अनपढ़ या ये कह लो बेरोजगार या ये कह लो हमें पंचर, अब्दुल पंचर ही बना सकता है ये तक कहा जाता है, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 11 सालों में तो नहीं हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि मुसलमान का खून, खाल, दमड़ी, चमड़ी सब ले लिया जाए, सब इनसे छीन लिया जाए। खुलेआम काम हो रहा है पूरे देश में। तो जन अधिकार पार्टी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी होगी या दलित, नहीं, पिछड़ा, अभी आपने समाज के? अभी आपने सवाल किया था कि माइनॉरिटी से आता हूं, तो मैं अपनी देश की माइनॉरिटी भाइयों को और देश के तमाम देशवासियों से ये कहना चाह रहा हूं कि हम माइनॉरिटी से आते हैं, लेकिन माइनॉरिटी के लिए हमारे पास जो आपने बताया ऑप्शन थे, वो ऑप्शन पे उनके पास जाएं तो 78 साल देश की आजादी को हो गए। आज तक हम सिर्फ नीचे कमजोर होते होते कमजोर ही होते जा रहे हैं। इस पर काम किसी भी दल ने क्यों नहीं किया और कमजोर क्यों करने में लगे हैं? और जैसे कि मैंने अभी बताया 11 साल में तो हम यहां नहीं पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 11 साल से है। आज मुसलमान समाज सिर्फ और सिर्फ ठोक के कह रहा है भारतीय जनता पार्टी ने हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, भारतीय जनता पार्टी डेली नुकसान कर रही है। मैं ये कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ने के लिए हमारे समाज को आज कोई साथ थोड़ी ना खड़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई भी तो हमें खुद लड़नी पड़ रही है। आजाद अली जी, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे यानी पुष्कर सिंह धामी की सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि पुष्कर सिंह धामी की सरकार अल्पसंख्यक ही नहीं, लगभग पूरे प्रदेश के कमजोर तबकों के लिए मेहनत कर रही है, नई नई योजनाएं आ रही हैं और आप सीधे तौर पे सरकार को निशाना बना रहे हैं। देखिए, ये तो वो एक कहावत है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को पारसी क्या। माननीय मुख्यमंत्री जी किस तरीके के बयान देते हैं, किस तरीके से स्टेट में और पूरे देश में संदेश देते हैं। जैसे मैंने अभी कहा था कि हमारे राज्य में बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनमें टूरिज्म के ऐसे पॉइंट बन सकते हैं जहां पर देश का ही नहीं दुनिया तक हमारी अलग पहचान बन सकती थी। लेकिन हमारी जो पहचान माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में गई है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। हमारे स्टेट का नाम जब भी आ रहा है, आज देश में कई जगह पे आ रहा है, वो किसी खुशहाल प्रदेश के नाम पे नहीं आ रहा है। एक तो कुदरत की मार, आपदाएं, उसके अलावा जो यहाँ पर बांटने का काम चल रहा है, मैं कहूंगा खास तौर पे हिंदू मुस्लिम से बहुत बड़ा जो एक यहाँ पे जहर पनप रखा है वो देसी पहाड़ी का है। आज पूरे देश में अगर कहीं बात आती है तो सबसे पहले जब उत्तराखंड का जिक्र आता है तो ये जिक्र आने लग गया कि उत्तराखंड में तो भाई साहब बहुत बांट दिया गया, उसको तो देसी पहाड़ी में बांट दिया गया है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक मिनिस्टर था देसी, प्रेमचंद अग्रवाल की, उस तक को भी हटा दिया गया है, मदन कौशिक को निपटा दिया गया है। तो ये हमने तो नहीं किया भाई साहब, ये हमने तो नहीं पूरे देश में ये मैसेज दिया। तो हमारे प्रदेश का जो मैसेज है वो बहुत अच्छा मैसेज नहीं जा पा रहा है। और हमारे देश में जब मैसेज अच्छा नहीं जाएगा तो प्रदेश की तरफ कौन देखेगा, कौन आएगा? जन अधिकार पार्टी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, इन लोगों की आवाज बनने का काम करेगी, ऐसा आपका मानना है? तो इन तीनों के ऐसे कौन से कॉमन मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आप एक अच्छा प्रदेश निर्माण की बात कर रहे हैं? आप आज भारतीय जनता पार्टी की बात कर लो या आप कांग्रेस पार्टी की बात कर लो, तीनों लोगों के साथ आज तक सिर्फ और सिर्फ शोषण हुआ है। कॉमन यह है कि तीनों लोगों के ऊपर सिर्फ राजनीति हुई है आज तक। भारतीय जनता पार्टी दलित, पिछड़े, मुस्लिम्स को आज दबा रही है। कांग्रेस पार्टी ने जब से देश आजाद हुआ तब से धर्म के नाम पे बांट के रखा, सेकुलरिज्म के नाम पे बांट के रखा। मतलब ही क्या था कि हम सेकुलर देश बनाएंगे या हमारी पार्टी सेकुलर है। सेकुलर शब्द क्यों आया? इसका मतलब आप लोगों ने पहले बांटा, फिर उसका राजनीतिकरण करके उसको सेकुलरिज्म का नाम दिया। तो ये शुरुआत जो हुई है हमारे देश में, ये आज से नहीं हुई, शुरू से चल रही है। और चाहे इसमें हम बात कर लें दलित की, पिछड़े की या
मुस्लिम समाज की, तो इन्हीं के ऊपर राजनीति घूम रही है। आज देश में धर्म के नाम पे यहीं तक राजनीति को घुमा के रखा गया है, जो देश के लिए ना तब अच्छा था ना आने वाले वक्त में अच्छा होगा। तो दलित, पिछड़े और मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए जन अधिकार पार्टी का विजन क्या है? क्या रोड मैप है आपका? हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। जैसे अभी आपने कहा था कि भाई ये जन अधिकार पार्टी मुस्लिम पार्टी तो नहीं है। हमारी पार्टी में हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग हैं, लेकिन जहां पर दलित समाज को आगे बढ़ाने की बात आएगी, जाहिर सी बात है वहां पे दलित समाज को आगे बढ़ाया जाएगा। ये जरूर नहीं कि वो विधानसभा रिजर्व होगी तो ही। जहां पर अगर मुस्लिम संख्या की भागीदारी ज्यादा होगी तो उनको वहां पर हिस्सेदारी दी जाएगी, और जहां पर पिछड़े समाज की किसी और जाति के लोगों की बात होगी तो वहां पर मैं अपनी देश की जनता से भी स्पष्ट क्लियर कर देना चाहता हूं ये बात, हमारी पार्टी जहां जिस जाति की हिस्सेदारी होगी उसको उतनी भागीदारी का काम करेगी। और जब सबको समान अधिकार मिलेगा, समान हिस्सेदारी मिलेगी, चाहे राजनीतिक हो, चाहे व्यावसायिक हो और चाहे आर्थिक हो, तो जाहिर सी बात है बदलाव होगा। तो ये माना जाए कि जो आपकी पार्टी है जन अधिकार पार्टी, उत्तराखंड में वोट कटवा पार्टी के तौर पे या कथा बदलने वाली पार्टी, मौका परस्त पार्टी के रूप में सामने आएगी, या मन से आप लोग पार्टी बना के सामने आए? देखिए, हम आए हैं बदलाव के लिए, और उस बदलाव के लिए ये तो बहुत छोटी बात है कि वोट कटवा तो सबसे आसान शब्द हो जाता है, ठीक है, और ये तो बहुत आसान शब्द हो जाता है कि इससे इसको फायदा मिलेगा, इससे वो नुकसान मिलेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं आज पूरे देश भर में, खाली उत्तराखंड में ही नहीं, जब एक खास तौर पे सबसे ज्यादा आज देश के अंदर शोषण किसके साथ हो रहा है? मुसलमान समाज के साथ हो रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। किसके साथ हो रहा है? दलित समाज के साथ हो रहा है। किसके साथ हो रहा है? पिछड़ों के साथ हो रहा है। तो जब सबसे ज्यादा जिसके साथ शोषण होगा, जाहिर सी बात है जन अधिकार पार्टी उसकी आवाज बनेगी पहले। और ये शोषण खाली एक ही तरीके से नहीं बदला जाएगा। ये जब तक हमारे देश की जनता इस बात को नहीं समझेगी, अगर हम बात उत्तराखंड की करते हैं कि आखिरकार हमें कहां पर गुमराह किया जा रहा है, आखिरकार हमें फेल कहां करा गया है, तो जब तक हम इसको हमारे देश की जनता नहीं समझेगी प्रदेश की, ये मुमकिन नहीं है। और इसका छोटा सा एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं, आज बताओ हमारे उत्तराखंड के अंदर कितने लोगों को कांग्रेस पार्टी ने, खाली अगर मुस्लिम समाज की बात करते हैं, कितने लोगों को लीडर बनाया? एक नाम ऐसा बता दे जिसको लीडर बनाया। कई लोग कह देते हैं काजी निजामुद्दीन जी विधायक हैं, उनको इतनी बार विधायक बनाया, उनके नाना विधायक थे, उनके दादा विधायक थे, उनके खानदान राजनीतिक खानदान है, वो शायद इसलिए बनते आ रहे हैं। लेकिन हम उसको भी ऐसी राजनीति को भी हम बदलना चाहते हैं। अरे जब उस समाज की, जिस जाति धर्म से जो लोग आते हैं, उनकी उसमें भागीदारी नहीं है, हिस्सेदारी नहीं है उतनी, तो भागीदारी कैसे तय हो रही है? और ऐसे ही मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूं, खासतौर पर हरिद्वार जिले में की बात करें, हम कलियर विधानसभा से 3 बार विधायक बन चुके हैं हमारे फुरकान अहमद जी। तो आखिरकार फुरकान अहमद जी ही क्यों? कांग्रेस दूसरा फुरकान क्यों पैदा नहीं कर रही? दूसरा काजी निजामुद्दीन क्यों एक और पैदा नहीं कर रही? आखिरकार सारी राजनीति हमारे समाज की उन्हीं लोगों पे घुमाई हुई रखती। इसको तो छोड़िए, इससे ही बड़ी बात है, हमारे लोगों को देखना होगा, समझना होगा। मैं कांग्रेस पार्टी में था इससे 2022 से पहले, लेकिन उससे पहले की कम से कम 10 साल से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर एक जो इन्होंने अल्पसंख्यक विभाग बना है, पहले तो खैर अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति इस टाइप की नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये व्यवस्था इन्होंने बना रखी है, बनी है। उस व्यवस्था के तहत ही मेरा पड़ोसी है, शायद उसे बुरा लग सकता है, ताहिर अली जी, पिछले 10-12 साल से वो अध्यक्ष है। ये कौन सा नियम है भाई कांग्रेस का? क्या पूरे प्रदेश में कोई लीडर नहीं मिल रहा है इनको? क्या पूरे प्रदेश के अंदर माइनॉरिटी में, अल्पसंख्यक में कोई नेता नहीं है इनके पास? तो ये किसकी गलती है? ये आजाद अली की तो गलती नहीं है। तो आजाद अली क्यों इनके साथ अभी तक लगे रहता है, और कितने लोग क्यों इनके साथ लगे रहते, जब ये लोग नेता ही बनाना नहीं चाहते, ये लीडर ही नहीं पैदा करना चाहते? और जो 2-4 इन्होंने, जिनको कहते हैं हमारी पार्टी का फलाना नेता है, फलाना नेता है, एक वो है याकूब सिद्दीकी, उसके कुछ टाइम पहले उसने एक आध जगह बयान दिया, हमने देखा भी, मैंने कांग्रेस भवन में 20 लाख रुपए लगा दिए। तो क्या माइनॉरिटी के लोग सिर्फ पैसा लगाने के लिए हैं? ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी अपना वोट बैंक या जातिगत राजनीति को करने के लिए इस टाइप के चेले पैदा करती है। ये है असल वजह। तो असल वजह यही होगी कि हमारी पार्टी
बदलाव के लिए अच्छे लोग आगे लाएगी, लीडर पैदा करेगी, नेता पैदा करेगी। ये पार्टी लाभ की राजनीति कर रहे हैं कि किस जाति धर्म के किस व्यक्ति को आगे करने से हमें लाभ मिलेगा, उससे लाभ हमारे प्रदेश का होगा ना देश का होगा। तो देश बदलाव आज चाह रहा है और जन अधिकार पार्टी उस बदलाव के लिए ही काम कर रही है। जन अधिकार पार्टी एक राजनीतिक दल है। हम्म। आज़ाद अली जो 43 ईयर्स 43 साल के एक नौजवान है, नेतृत्व आप कर रहे हैं, तो बुजुर्गों को, महिलाओं को, हर समाज के लीड करने वाले लोगों को आप कैसे जोड़ेंगे? ना तो आपके पास पैसा है, जब पार्टी तो है, बिना फंड्स के पार्टी कैसे चलेगी? क्योंकि बड़े बड़े राजनीतिक दल बिना चंदे के, बिना पैसे के चलते नहीं है, चुनाव नहीं लड़े जा सकते। तो ये पैसा क्या दूसरी पार्टियों से उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, आज अगर हम बात करते हैं, खूब अच्छे तरीके से हमारा देश जान रहा है, आज शोषण की इंतहा हो चुकी है और उस शोषण की इंतहा से अगर बचना है, समाज को आगे आना पड़ेगा और हम समाज के लिए काम करें और समाज आगे आने का काम कर भी रहा है। तो हमारी जन अधिकार पार्टी ना बाहुबलियों की पार्टी है, ना हमारी पूंजीपतियों की पार्टी है। हमारी पार्टी का जो जन्म हुआ है वो 1000-2000 लोगों की राय से हुआ है और हमारी पार्टी समाज के अधिकारों के लिए, समाज की लीडरशिप के लिए, समाज के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ, समाज के उत्थान के लिए काम कर रही है। तो जाहिर सी बात है समाज ही इस चीज को देखेगा कि किस तरीके से हमें आगे चलना है। आपने अपनी कमेटी बनाई, उसके अंदर जातिगत समीकरण कमेटी में कैसे बैलेंस किया है? क्योंकि नेतृत्व एक अल्पसंख्यक के हाथ में है, तो कैसे यकीन दिलाएंगे कि ये सिर्फ आज़ाद अली की पॉकेट पार्टी नहीं है? देखिए, जो पार्टी को हम बनाने वाले लोग थे उसमें पॉकेट के तो इसलिए कह ही नहीं सकते, और पॉकेट से संगठन पार्टी चला भी नहीं करती। हमारी पार्टी का स्पष्ट कार्यकारिणी है। अगर हमारी पार्टी में 15 लोगों की अभी कार्यकारिणी बनी है तो 15 में से 10 लोग हमारी पार्टी के अंदर आज नॉन मुस्लिम्स लोग हैं। हमारे राष्ट्रीय महासचिव जो है हेमा भंडारी है, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभिषेक बहुगुणा है, हमारे राष्ट्रीय सचिव तरुण कौशिक हैं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजू अरोड़ा हैं। तो जो ये मुख्य तो ये 4-5 ही पद होते हैं, इसके बाद भी बहुत सारे जो है हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं। तो धर्म का मामला कहीं से कहीं तक नहीं आता। मैंने फिर वही बात कही कि देश की आजादी से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी ने भी धर्म के इर्द गिर्द घुमा के रखी और भारतीय जनता पार्टी तो बिना धर्म के ना चल पा रही है और चल भी नहीं सकती। तो हम धर्म से हट के काम कर रहे हैं। तो अगर ये आपकी पार्टी आज़ाद की पॉकेट पार्टी नहीं है, आज़ाद अली की, तो उत्तराखंड में कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं और पहाड़ में कहाँ चुनाव लड़ेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी 70 सीटें हैं उत्तराखंड में, 70 की 70 पे चुनाव लड़ाती है, 70 तो नहीं जीतते हैं। तो हम जहां जीतने की पोजीशन में है, जहां हमारी पार्टी धरातल पे ग्राउंड पे काम कर रही है, हम जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। तो हम हारने के लिए चुनाव लड़े, हम 70 लड़ सकते हैं। हम जीतने का चुनाव लड़ेंगे, हम 15 से 20 सीटों के बीच चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। आपके पास ना सांसद हैं, ना विधायक हैं, ना कोई वरिष्ठ नेता है, ऐसे में आप सफलता की उम्मीद कैसे कर रहे हैं? कितने विधायक, कितने सांसद जन अधिकार पार्टी के संपर्क में चल रहे हैं? अभी तो इन दोनों पार्टियों की जो है बहुत सारी राजनीतिक जमीन खिसकने वाली है, क्योंकि वो भी समझ चुके हैं कि घूम फिर के अगर हम बात करें कि थोपने का काम ज्यादा होता है यहाँ पर। थोपने से मतलब यह है, सहसपुर विधानसभा में हम देहरादून की बात करते हैं, जिसको हमेशा से कांग्रेस की सीट कहा जाता था, भारतीय जनता पार्टी को कैसे जा रही है वो सीट, अब जनता समझ चुकी है उस बात को। क्योंकि वो एक सिक्के के दो पहलू हैं वहां के नेता। तो जो वहां कांग्रेस है वो कांग्रेस नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी है। किसी को नहीं आज छुपा हुआ, पूरे पछवा दून के अंदर, खाली विधानसभा सहसपुर में नहीं, पूरे पछवा दून के अंदर ये पता है कि भुवन बिक्रम डबराल जो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त अभी कुछ टाइम पहले बने हैं, सहसपुर विधानसभा से आते हैं। और ये किसी से छुपा नहीं है कि उसको जो सहसपुर विधानसभा का नेतृत्व कर रहा है, बाहर से आके नेतृत्व कर रहा है, या कह लो जबरदस्ती नेतृत्व कराया जा रहा है, उस आदमी ने बनवाया है। आज किसी से छुपा हुआ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सहसपुर से कांग्रेस का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति चला रहा है। तो किस
ऐसी स्थितियों में कैसे कांग्रेस भाजपा पे उसके नेता भरोसा करें? जो लोग भारतीय जनता पार्टी में होके अपने लोगों का ना तो मान सम्मान करा पा रहे, ना कोई पद प्रतिष्ठा दिला पा रहे, और पद प्रतिष्ठा वहां कांग्रेस का मुखोटा पहनने वाला व्यक्ति दिला रहा है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? मजबूत जब उन्हें विकल्प मिलेगा वहां जाएंगे। और आज फिर मैं घूम फिर के वही बात कहता हूं कि हमारी पार्टी में आज सांसद नहीं है, विधायक नहीं है, मैंने आपकी इस बात को मान लिया, लेकिन हमारी पार्टी में ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं और बहुत सारे चेहरे ऐसे जुड़ने वाले हैं। जिस बदलाव की जरूरत उत्तराखंड में, उस बदलाव की शुरुआत हम ही लोग करेंगे। सबसे पहला बदलाव यह है, धर्म की राजनीति को खत्म करेंगे। और इससे भी बड़ा, जैसे मैंने बताया आपको, खाली उत्तराखंड में नहीं, हमारे देश में ही नहीं, बाहर भी जो हमारे देशवासी रहे वहां तक पूरा पता है कि उत्तराखंड से देशियों को समाप्त करने का काम किया जा रहा है। एक बार भी कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं ठोक के बोलती? मैं अपने उत्तराखंडी जनता से पूछना चाहता हूं, एक बार भी कांग्रेस पार्टी एक बार ये नहीं बोलती कि देसी पार्टी का जो जहर घोला जा रहा है इसको हम खत्म करेंगे? क्योंकि इस देसी पहाड़ी का जो बीज बोने वाली स्थिति पैदा करी गई है, उसकी जन्म तो कांग्रेस से ही हो रखा है। तो आज भारतीय जनता पार्टी उसको अमली जामा पहना रही है। तो इस देसी पहाड़ी के जहर को जन अधिकार पार्टी खत्म करेगी, और इसका एक ही तरीका है, उसको सिर्फ उत्तराखंड की पूरी जनता भी समझ रही है, और खास तौर पे जो देसी समाज उत्तराखंड में रहता है वो अच्छे तरीके से समझ रहा है। इसका एक ही उपाय है, जब तक कांग्रेस और भाजपा से हटके 5-10 एमएलए अन्य दल के जीत के नहीं आते, वो भी मैदानी क्षेत्रों में मैदानी समूह के लोग 5-10 एमएलए जीत के नहीं आते, ये जहर खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये जहर दोनों पार्टियों के अंदर शामिल है। जन अधिकार पार्टी क्या तीसरे मोर्चे का उत्तराखंड में हिस्सा बनेगी, या तमाम जो गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई दल हैं सब एक मंच पे आएंगे? क्या ऐसा कोई प्रयास चल रहा है? देखिए, आपका चैनल बहुत अच्छा चल रहा है आजकल उत्तराखंड में। अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, उसमें हरिद्वार के बड़े बड़े चेहरे पॉडकास्ट करके गए हैं। एक बार उनसे पूछिएगा, नेक्स्ट जब उनका इंटरव्यू हो या सवाल हो कि जन अधिकार पार्टी का कहीं पे कुछ हरिद्वार जिले में है या नहीं है, तो जो वहाँ तुर्रम खान है, जो अपनी जागीर समझते हैं वहाँ के राजनीति को, एक बार उनसे आप पूछिएगा, वो बता देंगे जन अधिकार पार्टी उनके सपनों में तो छोड़ो, उनको क्या बोलते हैं, जैसे साया दिखता है ना, भूत दिखता है, उनको हर समय उठते बैठते जागते आजाद अली और जन अधिकार पार्टी नजर आ रही है। तो हम तीसरे विकल्प का इतना मजबूत चेहरा बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली से कितना संतुष्ट है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली तो अभी कुछ दिन पहले हमारे से पूछने की जरूरत नहीं है। वो जनता का काम, या ये कह लो कि विपक्ष का काम जो है, विपक्ष नहीं कर पा रहा। मैं क्या बोलूं कि कार्यशैली क्या है? थोड़ा सा पीछे को जाओ, इनके पार्टी के त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान को सुनो, है ना, इनकी पार्टी के और नेताओं के बयान को सुनो, ठीक है, पता लग जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की कार्यशैली जो है, हमारे प्रदेश की जनता बता सकती है कितनी बेहतर है। भविष्य में जो विधानसभा का चुनाव होगा, इससे आप अपनी पार्टी का पदार्पण कर रहे हैं, लेकिन आप एक राष्ट्रीय पार्टी होने का भी दावा करते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर आप एक बात करते हैं बार बार, जब भी आपसे चर्चा होती है, आप टैक्स रिफॉर्म की बात करते हैं। टैक्स को लेकर आप काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं। तो एकदम नई पार्टी और टैक्स रिफॉर्म की बात करते हैं आप, क्या है ये? देखिए, हमारे देश का कहीं ना कहीं शुरू से ही आर्थिक ढांचा ही बिगड़ा हुआ है, और जब तक ये आर्थिक ढांचा ठीक नहीं होगा तो व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। अब इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो हमारे देश में लगभग 6% टैक्स दे रहे हैं, ना तो उन 6% टैक्स देने वालों के लिए कोई ऐसी सुविधा है कि जिससे लगे देश में मैसेज जाए कि हाँ भाई, इन 6% लगभग लोगों के टैक्स से देश चल रहा है। ना तो ऐसी कोई व्यवस्था हमारे देश में अभी तक बनी है, चाहे वो शिक्षा में ले लो, हॉस्पिटल्स में ले लो, किसी भी फील्ड में ले लो, उनके लिए कुछ ऐसा अलग व्यवस्था नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब तक सिर्फ वो 6% लोग रहेंगे
टैक्स देने वालों में। देश में किस तरीके से हम इसको टैक्स रिफॉर्म की जो बात कर रहे हैं ये संभव कैसे है? तो हम टैक्स रिफॉर्म की बात इसीलिए कर रहे हैं कि ये संभव तब है हमारे देश में जो टैक्स है उसकी न्यूनतम दर घटाई जाए, जिससे कि 6% वालों की प्रतिशत संख्या बढ़ सके। और जब प्रतिशत संख्या बढ़ेगी और जो आज आर्थिक बराबर में नहीं आ पा रहे, बराबरी नहीं कर पा रहे, वो धीरे धीरे बराबरी करेंगे, तो जाहिर सी बात है 6% को जिस दिन आप 25% पे ले आओगे तो हमारे देश की काया पलट अपने आप होने शुरू हो जाएगी। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आपकी पार्टी का क्या विजन है? ये तो मैं अपने प्रदेश की जनता से, देश की जनता से कहना चाहता हूँ कि जब चुनाव आता है हमारे देश में कहीं ना कहीं सिर्फ दो ही चीजों पे होता है कि भाई यहाँ पर मोदी जी जीत जाएंगे, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, यहाँ पर कांग्रेस को हराना है, यहाँ पर कांग्रेस जीत रही है। मुद्दों पे तो हो ही नहीं रहा चुनाव। मुद्दों पे तो हमारे देश की जनता को हटा दिया जाता है। तो ये तो मैं अपील करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से भी अपने देश की जनता से कि भाई जब चुनाव आता है, जैसे अभी बहुत अच्छा सवाल किया पत्रकार भाई साहब ने कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे आपका क्या कहना है, तो जब तक शिक्षा बेहतर नहीं होगी कैसे बदलाव हो जाएगा? क्योंकि शिक्षा तो वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और हमारे देश की जो सरकारें हैं, मौजूदा कहो या जो पहले रह चुकी हैं, देश में नेतृत्व कर चुकी हैं, वो चाहती नहीं हमारे देश में शिक्षा जैसी शेरनी का दूध पी के देश का नौजवान बच्चा आने वाला कल दहाड़े, क्योंकि उन्होंने जो सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं अपने ही इर्द गिर्द घुमा रखी हैं। और इसी तरीके से आज एक आम जन से लगाकर और किसी खास जन की भी हम अगर बात करते हैं तो स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है, जब स्वास्थ्य पे किसी तरीके की भी स्थिति बिगड़ती है, वहां स्वास्थ्य के आगे आदमी कहीं ना कहीं नमस्तक हो जाता है, वो मजबूर हो जाता है। तो इसके लिए हमारे देश की जनता को देखना होगा कि क्या वाकई में हम जो आज मौजूदा सरकारों को या मौजूदा चुनाव में वोट कर रहे हैं, क्या वो शिक्षा और स्वास्थ्य पे है भी नहीं है। आज बिहार में चुनाव चल रहा है, हम अगर बिहार की बात करें, आज बिहार में पूरे देश के अंदर आज बिहार का नागरिक नौकरी कर रहा है, छोटी छोटी नौकरी कर रहा है, और वो 90% की बात अगर हम करते हैं वो अनपढ़ है। और जब स्थिति वहां के अस्पतालों की देखी जाती है तो वहां की स्थिति अस्पतालों की स्थिति है जैसी कभी कभी पिक्चरों में देखते हैं हम कि एक के ऊपर एक पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है, इन्फेक्शन फैल रहा है, हजार तरीके की बीमारियां का इलाज तो दूर की बात, उनके साथ और बीमारियां लग जा रही है। तो ये हमारे देश की जनता को देखना होगा कि मौजूदा चुनाव में और आने वाले चुनाव में क्या हम शिक्षा, स्वास्थ्य और मुद्दों पे वोट कर रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ इन राजनीति के पार्टियों के राजनीतिकरण पे वोट कर रहे हैं। आजाद अली जी, आप जन अधिकार पार्टी के सरकार में हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं 2027 में, किन मुद्दों को लेकर, किन वायदों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? हम लिखित में दे रहे हैं, हम लिखित में इस बात को कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है या सरकार में हिस्सेदारी भी होती है तो शर्तें होंगी हमारी शर्तें ये होंगी, बेरोजगार युवाओं को रोजगार, और जब तक रोजगार नहीं मिल जाता उनको बेरोजगार भत्ता कम से कम 1,000 रुपए। और आज जिस तरीके से किसानों परेशान है, किसान लगातार आंदोलन कर करके अपनी बात को मनवा रहा है, सबसे पहले किसानों की MSP गारंटी देंगे और फ्री बीज खाद की व्यवस्था की जाएगी, और उनका यहाँ तक कि बिल फ्री, बिजली के जो बिल होंगे वो कृषि के बिल बिल्कुल फ्री होंगे। इसी तरीके से वृद्धाओं के लिए आज पेंशन की स्थिति देखो क्या है, तो कम से कम 2,000 रुपए हम पेंशन देंगे उसकी। और इसी तरीके से आज हमारे देश में कहीं ना कहीं एक लिमिट तक इलाज मिल रहा है, इलाज मिल ही नहीं पा रहा है। हम गारंटी के साथ इस बात को कह रहे हैं, आपके चैनल से कह रहे हैं कि अगर हम सरकार में आते हैं या सरकार में हिस्सेदारी होती है, हम फ्री इलाज कराएंगे, मुफ्त दवा होगी, इलाज की व्यवस्था एक ऐसी होगी, कोई इलाज के लिए पैसे के कारण नहीं मर पाएगा या दवाई के कारण नहीं मर पाएगा। महिलाओं की आज स्थिति पूरे देश में देखिए क्या है, उनको आगे बढ़ाने की बात सब कर रहे हैं लेकिन कोई नहीं कर रहे हैं। 5वीं गारंटी हमारी ये होगी कि महिलाओं को कम से कम 3 से 5 लाख रुपए का जो लोन होगा वो बिना ब्याज का होगा। ये हम इस चीज की गारंटी के साथ लिखित में देकर देश के चुनाव में जा रहे हैं। अच्छा आजाद अली जी, आप वादे बहुत लंबे लंबे कर रहे हैं, दावेदारी भी आप पूरी कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर आपका क्या विजन है? क्योंकि आमतौर पर देखा गया किसी भी सरकारी ठेके में पर्दे के पीछे देखो, कोई नेता होता है, विधायक होता है, सांसद होता है। शराब के ठेकों में देखो कहीं ना कहीं चैन पॉलिटिकल जुड़ी हुई होती है। खनन
के बड़े बड़े कांड देखो, उनके भी सूत्र नेताओं से जाके जुड़ते हैं, मंत्रियों से, अधिकारियों से कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है। तो आपकी क्या सोच है भ्रष्टाचार को लेकर? अगर सरकार चाहे, भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। हमारे देश की जनता का बेवकूफ बना रखा है इन सरकारों ने। भ्रष्टाचार तो सरकार कराती है। अगर सरकारें ना कराएं, आज तक पूरे देश का इतिहास उठाओ, सरकारों के संरक्षण में तो भ्रष्टाचार हुआ है। और आप तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पीछे से आज तो सारे जितने भी ठेके चल रहे हैं, जितने शराब के बड़े कारोबार हैं, जितने खनन माफिया हैं, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं सामने से नेतागण हैं। वो तो खुलेआम सारे अधिकारियों को पता है, ये उसका जुड़ा हुआ है, ये फलाने नेता का है। तो ये तो बदलाव जनता जब तक नहीं चाहेगी नहीं संभव है। भ्रष्टाचार खत्म सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, जब भाजपा और कांग्रेस से हटके हम कहीं ना कहीं सरकार में आते हैं या हमारी सरकार बनती है। भ्रष्टाचार उस दिन, आज तो जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, वो जीरो टॉलरेंस हम धरातल पे उतार के दिखाएंगे। आप एक चीज़ और बताइए कि भ्रष्टाचार मिशन जो एंटी करप्शन मूवमेंट मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं और लगातार भ्रष्टाचारियों पे अंकुश कस रहे हैं, एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही? किसके खिलाफ कार्रवाई करी सरकार ने? ये तो शायद आप मेरे से तो पूछ रहे हो, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। आप तो कहीं ना कहीं चौथा स्तंभ है। किसके खिलाफ कार्रवाई करी है? जो कई चर्चित नाम ऐसे आए थे उत्तराखंड में कि भाई जिनको पिछली भाजपा की सरकारों ने नेशनल हाईवे के घोटाले में या अन्य कई घोटाले में, यहाँ तक कि आईएएस अफसर तक सस्पेंड हुए थे, कहाँ हैं आज वो सारे के सारे कहाँ हैं? वो शासन में बैठे हैं मुख्य पदों पर, या वो जिले चला रहे हैं। तो कैसे इस तरीके से भ्रष्टाचार खत्म होगा? आज जो है प्रदेश में जो भी जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, उन चर्चित चेहरे कौन है? तो ये जब तक संभव नहीं है, जब तक बदलाव नहीं होगा। और हमारी पार्टी की जो लड़ाई है, वो मुख्य लड़ाई ही यही है। हमारे प्रदेश की, देश की जनता समझ रही है, मुख्य लड़ाई ही यही है कि ये भ्रष्टाचार जब तक खत्म नहीं होगा, तब तक किसी भी हाल में प्रदेश का या देश का भला नहीं हो सकता। और कहीं ना कहीं इसमें जो लोग संलिप्त हैं, इनको उजागर नहीं किया जाएगा या इनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी, तो कुछ भी भ्रष्टाचार खत्म होने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। अच्छा, भ्रष्टाचार के लिए ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार होती है या पॉलिटिकल लोग जिम्मेदार होते हैं? पॉलिटिकल लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। आज अगर देश के अंदर इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी की क्या हिम्मत है जो ब्यूरोक्रेसी घोटाला कर ले? जब तक उसे संरक्षण नहीं होगा, कैसे घोटाला हो जाएगा? किस तरीके से मिस्टर ए को की जगह मिस्टर बी को कोई टेंडर चला जाएगा, जब तक सरकार नहीं चाहेगी। और ये तो हमारे देश का इतिहास है। ये जिस तरीके से जो 2014 में देश की सरकार बदली, वो इसी बात पे तो बदली कि भाई ठीक है, देश में करप्शन बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया। तो भ्रष्टाचार ही खत्म नहीं हो रहा हमारे देश का। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि राजनीति में सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं वही लोग आ रहे हैं घूम फिर के। आज कहीं भाजपा, कहीं कांग्रेस, ये दो ही लोग जो आपस में एक तरीके से मिलजुल कर इन चीजों को कहीं ना कहीं खत्म नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए फिर वही बात आती है कि जब तक इनसे हटके कोई विकल्प नहीं देश के पास होगा, तब तक ये भ्रष्टाचार खत्म होना नामुमकिन है। और इसको जन अधिकार पार्टी खत्म करके दिखाएगी। इस पे आज शुरुआत हमने कर रखी है। आज जितने भ्रष्टाचारी नेता हैं, जितने भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, वो जन अधिकार पार्टी का सामना नहीं कर पा रहे। जो नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, छात्र हैं, खिलाड़ी हैं, इन्हें लेकर आपका क्या विजन है? जैसे हमने बताया, हम नए लोग लाएंगे। हम खुद कबड्डी खेलते हैं, फुटबॉल खेलता था, तो हम तो खुद कहीं ना कहीं खिलाड़ी हैं। तो अब जो ये राजनीतिक खेल है, इसमें भी हम खिलाड़ियों को लाएंगे आगे। और जब खिलाड़ी सामने आएंगे तो दशा दिशा दोनों पलट जाएगी। और बहुत सारे लोगों को तो समझ चुके हैं, बहुत समझ आ चुका है कि जन अधिकार पार्टी जो है वाकई में ग्राउंड पे जो काम कर रही है, अच्छे लोगों को आगे लाने का काम कर रही है। और जन अधिकार पार्टी के पास आज बहुत सारे ऐसे लोगों के ऑफर हैं जिनको हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या है, वो घूम फिर के उसी तरीके के लोग हैं। कुछ कांग्रेस से जुड़े हैं, कुछ भाजपा से जुड़े हैं। बहुत अच्छा संदेश दे सकते हैं कि ये भाजपा के लोग आ गए, कांग्रेस के लोग आ गए, लेकिन नहीं,
हम उन लोगों को लाके अपनी पार्टी की राजनीति खराब नहीं करना चाहते। हम जो देश की जनता को मैसेज देना चाह रहे हैं, देश की जनता के लिए काम करना चाह रहे हैं, वो हम खराब नहीं करना चाहते। इसलिए हम नए लोग लाएंगे और बहुत सारे आपको चर्चित खिलाड़ी भी इसमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। अच्छा आज़ाद अली जी, एक चीज़ बताइए कि जब हम ये जो प्राइवेट स्कूल होते हैं इसके अंदर दाखिले को लेकर अक्सर दाखिले के सीज़न में माँ बाप लोगों की खुशामदें करते हैं, सिफारिशें करवाते हैं और सरकारी स्कूलों में जाने से बचते हैं। तो इसमें आपके अनुसार क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए कि लोग सरकारी स्कूलों की तरफ रुख करें और प्राइवेट स्कूल जितना बेलगाम होते हैं, गरीब आदमी की पहुंच से पढ़ाई इतनी महंगी हो गई कि दूर हो रही है लगातार। बहुत अच्छा सवाल है। मैं पूरे देश की जनता से और खासतौर पर अपने उत्तराखंड की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि आज एक आम आदमी बहुत अच्छे स्कूलों में अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहा है। वो आज भी कहीं ना कहीं 75% घरों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और सरकारी स्कूलों में पढ़ने के बावजूद सरकारी स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं है। अगर हम पहाड़ों की बात करें तो वहाँ तो किसी विद्यालय में सिर्फ 4 बच्चे हैं, किसी में 10 बच्चे हैं, यहाँ तक की स्थिति आ गई। वो स्थिति ऐसे नहीं आई, उसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र चलता है। जो विद्यालय संस्थान चल रहे हैं, इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, स्कॉलरशिप सरकार देती है, सरकार की योजनाएं हैं, लेकिन उन योजनाओं का दुरुपयोग हो रहा है। उन योजनाओं को जो लाभार्थी हैं उन तक पहुंचाया ही नहीं जा रहा है। तंत्र कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी है, तंत्र कहीं ना कहीं मिला हुआ है। स्कॉलरशिप को लेके बड़े बड़े लोगों के स्कूलों में कार्यवाही हुई, मुकदमे दर्ज किए गए। देहरादून की बात करें हम, हरिद्वार की बात करें हम, बताओ मुझे एक भी उस नेता के स्कूल के ऊपर कागजों में तो कार्यवाही दिखाई गई कि हुई, एक भी नेता को जेल भेजा जिसका स्कूल था, या एक भी ऐसे इंस्टीट्यूट के मालिक को जेल भेजा जो देहरादून में स्कॉलरशिप के नाम पर कागजों में लेकर उसको लाभार्थी तक ना पहुंचा के उसको लूट लिया गया। तो ये तंत्र खराब है। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था कैसे ठीक होगी? स्कॉलरशिप तो कागजों में बड़े बड़े मगरमच्छ खा जा रहे, राजनीतिक लोगों के स्कूल हैं वो राजनीतिक लोग खा जा रहे। तो सरकारी स्कूलों की भी जो योजनाएं हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ कागजों में चल रही है। जिस दिन सरकारी योजनाएं धरातल पे उतरने लग गई उस दिन मैं कह रहा हूं कि कोई प्राइवेट स्कूल की तरफ नहीं देखेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो भाजपा पार्टी हो, जितने प्राइवेट स्कूलों के लोग हैं वो इन दलों से जुड़े हुए हैं। हमारे देश की प्रदेश की जनता अच्छे से जान रही है, इन दलों से जुड़े हुए हैं। और जो जुड़े हुए नहीं हैं वो कहीं ना कहीं चंदा दे रहे हैं। तो कैसे सरकार योजनाओं को धरातल पर उतारे, कैसे सरकारी स्कूलों की शिक्षा को व्यवस्थित करे? तो ये हमारे मैनिफेस्टो में है। मैं फिर इस बात को ठोक के कह रहा हूं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये कभी बदलाव नहीं लाएंगे इस तरीके का। तो ग्राउंड लेवल पे, जमीनी स्तर पे बदलाव हो, जन अधिकार पार्टी लाएगी। और आने वाले समय में जैसे मैंने अभी कहा, शिक्षा और स्वास्थ्य जो है हमारे प्रदेश से, उत्तराखंड से शुरू होगा और पूरे देश के हर प्रदेश तक पहुंचेगा। क्योंकि पॉलिसी जो होगी जन अधिकार पार्टी के द्वारा तय होगी, चाहे हम सत्ता में आए या हमारे सत्ता में हमारा सहयोग रहे, लेकिन सबसे पहली शर्त ही हमारी ये होगी। अच्छा आज़ाद अली जी, आपका राजनीतिक करियर काफ़ी लंबा है और उत्तराखंड बनने के बाद में नौजवानों की राजनीति में सहभागिता की बातें तमाम दल करते रहे, लेकिन आप खुद एक नौजवान हैं। 43 साल की उम्र में आपने एक राष्ट्रीय दल बना लिया है। तो ऐसी कौन सी वजह रही जिसने आपको राजनीति का रुख करने के लिए मजबूर किया? किन परिस्थितियों में आप राजनीति में प्रवेश कर पाए? हमारे देश की ना एक बड़ी समस्या है ये कि हर कोई दल बात तो करता है कमजोरों का साथ देने की, पिछड़ों का साथ देने की, दलितों का साथ देने की और अल्पसंख्यकों का साथ देने की, या ये कह लो मुसलमानों का साथ देने की। लेकिन सही मायने में साथ कोई नहीं दे रहा, सही मायने में साथ कोई नहीं दे रहा। आज हम देश का माइनॉरिटी
90% कांग्रेस से जुड़ा रहा जब से देश आजाद हुआ। आज अगर हम बात करें, माइनॉरिटी कहीं ना कहीं आज भी कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, या मुसलमान कह लो, क्योंकि उन्हें शुरू से गुमराह करा गया कि भाई हम सेकुलर हैं। लेकिन 11 साल वाली पार्टी जो भाजपा है ना, इससे तो हमारी लड़ाई चली रही है। लेकिन जैसे आपने कहा कि दल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, लेकिन जो इतने सालों से गुमराह कर रखा था खासतौर पे मुस्लिम समाज को, पिछड़े समाज को, दलित समाज को, कि भाई आप लोगों को, मुसलमानों को तो ये कहा कि भाई ठीक है, आपको साथ आओ, तुम्हारी सारी चीजें संरक्षण से लगाकर, तो अल्पसंख्यक हो, तुम्हारा सारा संरक्षण से लगाकर हर चीजों में हम व्यवस्था करेंगे, आपके लिए अच्छी व्यवस्था बनाएंगे। पिछड़ों को यह कहा गया कि तुम्हें दबाया जाता है, हम तुम्हें मुख्य धारा से जोड़ेंगे। और दलितों को तो आज भी यही कहा जा रहा है कि भाई ठीक है, तुम्हारे साथ जो जगह जगह शोषण होता है, तुम्हारा शोषण का रख रखाव कांग्रेस पार्टी करेगी। तो मुसलमान, अल्पसंख्यक जिसे माइनॉरिटी के नाम से जानते हैं देश में, पिछड़ा जिसमें बहुत सारी जाति आ जाती हैं, दलित में भी बहुत सारे वो आ जाते हैं, लेकिन इनकी बात अगर हम करते हैं, लेकिन सच ये है कि इन तीनों को ठगा गया है आज तक, और सिर्फ इनके नाम पर राजनीति की गई है। आज भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अगर पूरे देश में हम बात करें तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के, मुस्लिम के नाम पे चल रही है सिर्फ। और कांग्रेस पार्टी कहती है कि ठीक है, जब से देश आजाद हुआ हम तुम्हें संरक्षण देंगे, लेकिन वो संरक्षण कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो जन अधिकार पार्टी का जन्म सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है कि देश को जो धर्म के नाम पे बांटने वाली ये दोनों पार्टियां हैं, सबसे पहले ये खत्म हो, और पिछड़ों को धोखा देने वाला जो काम किया जा रहा है ये खत्म हो। दलितों को आज तक कि तुम्हारा शोषण हो रहा है, शोषण से बाहर निकालेंगे, नहीं निकाला गया, ये खत्म हो, और इस धोखे से भी बाहर आया जाए। किस सबसे बड़ा धोखा जो है हमारे देश की जनता देख रही है, किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है, मुस्लिम समाज के साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी खड़ी है। कहाँ खड़ी है, कैसे खड़ी है? जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में राजनीति चल रही हो, कांग्रेस के राज्यों में राजनीति चल रही है। किसी से छुपा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहां पे क्या नहीं हो रहा है? हिमाचल प्रदेश में वहां भी मंदिर मस्जिद की राजनीति हो रही, मंदिर तोड़ो, मुसलमान भगाओ, हिंदू मुस्लिम। तो ये कौन सी सेकुलर पार्टी हैं? तो जन अधिकार पार्टी का अगर जन्म हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीजों को ठीक करने के लिए हुआ है कि सबसे पहले हम धर्म की राजनीति को खत्म करेंगे, इसके बाद हम पिछड़ों को धोखा जो देती आ रही है पार्टी उसे खत्म करेंगे, दलितों का जो शोषण आज तक बंद नहीं हुआ, हम दलितों का भी शोषण को बंद करने का काम, खत्म करने का हमारी पार्टी करेगी। और वो संभव सिर्फ तब है जब देश के पास एक विकल्प होगा। आप आखिरी बात सुनिए मेरी, विकल्प नहीं था, देश के पास विकल्प ही नहीं था, घूम फिर के वही भाजपा, वही कांग्रेस। अब हमने एक विकल्प दिया है, और ये जन अधिकार पार्टी का जन्म विकल्प के तौर पे जो हुआ है, तो ये वाकई में एक ऐसा बदलाव लाएगा जिसको माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक समाज महसूस भी करेगा और समझेगा भी कि वाकई में धरातल पे काम हुआ है। पिछड़ों को जो धोखा देने का काम आज तक चले आ रहा है, उनको फील होगा कि हाँ, वाकई में जन अधिकार पार्टी ने जो कहा वो किया है। और आज भी दलितों के साथ जिस तरीके से अन्याय जगह जगह हो रहा है, सोशल मीडिया पे ग्वालियर कितना हाईलाइट चल रहा है, भाई क्यों? आखिरकार वो भी उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है? तो आज तक ये सब कुछ भी खत्म नहीं हो पाया। इस सबको खत्म करेगी तो जन अधिकार पार्टी। आप कांग्रेस के खिलाफ इतना जहर उगल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में आप बहुत लंबे समय रहे, कांग्रेस में इतनी बुराइयां आप बता रहे हैं, तो कहीं पर्दे के पीछे सत्ताधारी दल से तो कोई गठबंधन नहीं है? आज प्रदेश में या देश की बात करें, जहां जहां हमारी पार्टी सक्रिय काम कर रही है, कांग्रेस से ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बोल रहा है तो जन अधिकार पार्टी बोल रही है। कोई भी मुद्दा प्रदेश में हो रहा है, अगर पुतला फूका जा रहा है और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, प्रदेश का मुख्यमंत्री मुर्दाबाद अगर कहा जा रहा है, तो जन अधिकार पार्टी द्वारा कहा जा रहा है। फिर वही बात आती है, बात सत्यता की है, बात कांग्रेस के खिलाफ जहर उगलने की नहीं है। बात सत्यता है कि देहरादून के जितने कांग्रेसी नेता हैं, सहसपुर विधानसभा से लगे सारे, इनसे एक बार आप भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद बुलवाओ, कभी नहीं बोलेंगे। आज पछवादून पूरे जिले के अंदर एक विधायक है, वो विधायक एक बार भी भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद नहीं बोलेगा, वो एक बार भी प्रदेश के मुख्यमंत्री मुर्दाबाद नहीं बोलेगा। तो घूम फिर के बात ये आती, किसकी बात कर रहे हो? कौन कांग्रेस? वही तो भाजपा है।
वो तो राहुल गांधी ने बहुत टाइम पहले कह दिया था, कई महीने पहले कहा था कि कांग्रेस के अंदर आरएसएस है, कांग्रेस के अंदर जो आरएसएस इसको बाहर निकालना होगा। तो मैं कांग्रेस के खिलाफ जहर नहीं उगल रहा हूं, मैं उस मानसिकता के, उस विचारधारा के खिलाफ जहर उगल रहा हूं जो बात सेकुलरिज्म का करती है, लेकिन वो सेकुलर है नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम कर रही है और सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है खास तौर पर माइनॉरिटी समाज को, मुस्लिम समाज को, कि हम तुम्हारे हिमैती हैं, लेकिन वो हिमैती नहीं है। आज़ाद अली जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने अपनी पार्टी का विज़न, अपना पक्ष रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे मेहमान थे आज़ाद अली साहब, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बहुत लंबे वक्त कांग्रेस में रहे और कांग्रेस के खिलाफ उनकी नाराज़गी उनके शब्दों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हालांकि वो सत्ताधारी पुष्कर सिंह धामी सरकार से भी खुश नहीं हैं। टैक्स रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, इलाज में सुधार की बात कर रहे हैं, उच्च कोटि की शिक्षा की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। तो आज़ाद अली 43 साल की उम्र में जिस मिशन पर निकल पड़े हैं, उससे तो यही लगता है कि 2027 का चुनाव उत्तराखंड में सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच नहीं होगा। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को तीसरे मोर्चे का सामना करना पड़ेगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में अब किसी भी राष्ट्रीय दल के लिए सत्ता की राह आसान नहीं। फिलहाल मोहम्मद सलीम सैफी को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में किसी और बड़ी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।